चलो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन। देखो प्रोटीन अपने आप में एक बहुत खास चीज है ना। आपका जो शरीर है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालेगा, फैट से एनर्जी निकालेगा, है ना। जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में खत्म हो गया तो बॉडी क्या करता है, प्रोटीन और फैट से एनर्जी निकालता है ना। प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा। इसीलिए जो हेल्थ ज्यादा ओवर वेटेड रहते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं कि फास्टिंग करो। फास्टिंग उपवास रहने बोलते हैं ना। तो उपवास रहने करके आप क्या करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट या पहले से जो ऊर्जा के स्रोत है जिसको आप इनटेक कर रहे हो उसको आप क्या करते हो, कम कर देते हो। जो भी एनर्जी आपके शरीर में स्टोर्ड है उसका खपत होना चालू होता है। स्टोर्ड एनर्जी अभी आपने पढ़ा, प्लांट में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, और एनिमल में ग्लूकोज। तो ये सारी ऊर्जा जब खपत हो जाती है तो बॉडी क्या करेगा, अब फैट को तोड़ेगा या प्रोटीन को तोड़ेगा, है ना। फैट को तोड़ेगा तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन क्या है, आपका पूरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। आपका शारीरिक मसल और आपके सेल जो है मेनली स्पेसिफिकली किससे बनते हैं, आपके प्रोटीन से। वैसे तो तीनों मिला करके बनते हैं, लेकिन प्रोटीन को ज्यादा आपको नहीं तोड़ना है, डाइजेस्ट ज्यादा नहीं करना है, बर्न आउट नहीं करना है ना। तो ये जो प्रोटीन है इसको क्या है, सबसे पहले इसका जो टर्म दिया था बर्जीलियस ने, टर्म बर्जीलियस, इन्होंने इसका टर्म दिया। फिर इसका जो प्राथमिक महत्व है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इसको बताया मोल्डर ने। ये दो हमारे साइंटिस्ट हैं, बर्जीलियस और मोल्डर। प्राइमरी इंपॉर्टेंस यानी इसका प्राथमिक जो महत्व है उसके बारे में बताया मोल्डर ने। अब ये जो प्रोटीन टर्म है ये किससे बना है, ग्रीक वर्ड है प्रोटियोज। प्रोटियोज प्रोटियोज से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्रोटीन आपके शरीर के लिए प्राथमिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ना, प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, देखो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। किससे, एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड है वो क्या है आपका, समझ लो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो ईंट है वो ईंट आपका एमिनो एसिड है और पूरा बिल्डिंग आपका प्रोटीन है ना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं एमिनो एसिड को। तो सारा हमारा जो प्रोटीन बनता है इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है एमिनो एसिड। अब गौर से देखो, इसमें दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक एमिनो ग्रुप भी है और एक एसिड ग्रुप है ना। तो जनरल फार्मूला अमीनो एसिड का कैसा होगा, आर लिखते हैं, CH, COOH, NH2। देखो आर मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल समझते हो, हाइड्रोकार्बन का जो चेन है CH3, CH2, CH3 ऐसे जोड़ते चले जाते हो, CH वाले हाइड्रोकार्बन चेन, ये कहलाते हैं एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप कितनों भी जोड़ लो आप, CH3, CH2, CH, या CH3, CH2, CH2, CH2 करते करते और जोड़ लो, आप जितना भी जोड़ लो। इसलिए वहां पर एक सिंबल दे दिया एल्काइल ग्रुप के लिए आर। आर मीन एल्काइल ग्रुप, ये हो गया। फिर आप कहते हो एमिनो ग्रुप, तो ये आपका एमिनो ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है। और ये है आपका एसिड ग्रुप। अभी पिछली क्लास में मैं बताया हूं, एसिड के लिए COOH जुड़ता है ना। एमिनो के लिए आपका NH2 ग्रुप जुड़ा। तो ये एक बेसिक एमिनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला है। अब आपके पास जितने भी एमिनो एसिड होंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं, 20। एसेंशियल मतलब समझते हो, एसेंशियल आवश्यक एमिनो एसिड,
ऐसे अमीनो एसिड जिसको आपका शरीर नहीं बनाता उसको कहते हैं एसेंशियल, जिसको आपको बाहर खाने से देना पड़ेगा आपके शरीर को, है ना। ये 20 होते हैं टोटल, 20 एमिनो एसिड होते हैं जो आपके एसेंशियल एमिनो एसिड में आते हैं, जिसको आपको बाहर से देना पड़ेगा ना। तो ये टोटल एमिनो एसिड है। अब ये जो है एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला है, सारे एमिनो एसिड में फार्मूला यही रहेगा। ये जो R है ये चेंज होता रहेगा, है ना। कितने CH2 या कितने CH3 आ रहे हैं उसके हिसाब से एमिनो एसिड आपका चेंज होता चलेगा। समझ में आ गया? चलो अब लिखो, नोट करो स्ट्रक्चर में। एमिनो एसिड्स आर structural unit of protein. Amino acids are structural unit of protein. देख लिए क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब पूरे प्रोटीन को बनाने में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो है अमीनो एसिड। आप प्रोटीन खाओगे तो पहले अमीनो एसिड में टूटेगा। ये आपका शरीर अगर प्रोटीन बना रहा है आपके शरीर अंदर में, तो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके आपका प्रोटीन बन रहा है। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का चेन है प्रोटीन, ये भी आप कह सकते हो। मतलब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगे ना। जोड़ने के लिए केमिस्ट्री में क्या लगता है? बॉन्ड लगता है ना। बॉन्ड सुने हो नाम? केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो हर अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसका क्वेश्चन आपको कई बार पूछता है, इसको अंडरलाइन करके रखोगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड से आपके एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। अब मुद्दा यह है कि ये बॉन्ड कहां पर बनता है। ये आपका एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा अमीनो एसिड भी होगा, तो दोनों अमीनो एसिड जुड़ेंगे आपस में। किस पोर्शन से जुड़ेंगे और कहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड लगा होता है दो अमीनो एसिड के बीच में, उसको हम लोग समझते हैं पहले। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले यहां से देखो, ये एक एमिनो एसिड है RCH NH2। मैं इसको ऊपर नीचे कहीं भी लिखूं मतलब वही है ना। NH2 को इधर लिखूं, चाहे ऊपर लिखूं चाहे नीचे लिखूं, ये जो बेसिक फार्मूला है वो आपका यही रहेगा, है ना। ये एक एमिनो एसिड हो गया, प्लस दूसरा एमिनो एसिड हम लोग ले लेते हैं R डैश माने इसके पास अपना अलग एल्काइल ग्रुप है, इसके पास अलग एल्काइल ग्रुप। अब इसको क्या करें कि ये भी है आपका C, ऐसे लिखो, इसको उल्टा करके लिखो, NH2CH COOH R डैश। क्या अंतर है इस फार्मूला और उस फार्मूला में? कुछ अंतर दिख रहा है कि सेम है कि अलग अलग है? कैसे अलग है? कैसे अलग है? एल्काइल ग्रुप अलग है, बाकी का जो बेसिक चीज है वो सेम है। CH है, CH से एक एसिड ग्रुप जुड़ा है और इसी CH से NH2 जुड़ा है। यहाँ पर भी देखो CH है, इसी से एक एसिड ग्रुप जुड़ा है, एक NH2 जुड़ा है। बस मैं कहीं पर भी जोड़ूं, ये तो हमारा लिखने का तरीका है, जहां से जोड़ता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, वैसे ही 2 से 3 जुड़ता है, 3 से 4 जुड़ता है ना। तो ऐसे करके एमिनो एसिड का चेन बन जाता है। उस चेन को आप क्या कहते हो? प्रोटीन। समझ में आ रहा है? पहले ये देखते हैं कि दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेगा कैसे। देखो, एक का एसिडिक ग्रुप और एक का एमिनो ग्रुप आपस में जोड़ते हैं। बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड आपने लिखा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? इस एमिनो ग्रुप और इस एसिड ग्रुप के बीच में। कैसे जुड़ेगा? देखो, ये दोनों को जोड़ो और यहां से पानी पहले बाहर निकाल दो। पानी कैसे बाहर निकालोगे? यहां पे मैं लिख देता हूं H2O। पानी H2O है ना। अब आप देखो, इसका एक H
एक H, है ना, और इसका OH ये बाहर निकल गया, हो गया H2। इससे क्या निकला OH, और इससे क्या निकला H, तो H प्लस OH क्या बन गया H2O बन गया। दो H है ना, ये देख, एक और दो और एक वाटर, ये बाहर निकल गया। अब जो बचे, क्या बचा, क्या बचा है, अरे यहां से OH निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ CH, C बस बचा, CO बचेगा ना, एक O तो है इसके पास, यहां पर लिखो CO, समझ में आ गया। फिर यहां से एक H आपने बाहर निकाला, क्या बचा है, केवल N और H, यहां पर लिख दो NH, बाकी सेम। इधर फिर आ गया आपके पास CH R डैश, और नीचे तरफ है आपका COOH, और इधर पे था NH2। देखो समझ में आ गया। अब ये बन गया आपका प्रोटीन, प्रोटीन बना ना, दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, जुड़ गए, यहां पर आपका जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जो दो एमिनो एसिड से बना है। अब तीसरा जुड़ता तो फिर कैसे जुड़ता, फिर आप लेके आते, यहां पर रख देते R डबल डैश लिख देता हूं मैं, या फिर आप R1 R2 R3 लिख सकते हो, उसी के आधार पे आपका एमिनो एसिड जो है चेंज होते रहेगा। CH यहां पर लिखो NH2, यहां पे जोड़ना है आपको, और COOH। फिर यहां से आपका ये दोनों का, यहां से आपका पानी बाहर निकलेगा H2, फिर आपके पास क्या बचेगा CONH, समझ में आ रहा है। तो ये आपका तीन एमिनो एसिड जुड़ गया, अब पहला R डैश R डबल डैश, समझ में आया। इसी तरह से हर एक एसिड के पीछे आपका एमिनो ग्रुप अटैच होते होते चलता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बना, यहां पर बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। CO और NH जो ग्रुप है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी बॉन्ड की मदद से क्या होता है, आपका एमिनो एसिड आपस में अटैच होते चलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसको पहले बनाओ। यहां पर लिखो एक लाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड ग्रुप ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का सिंबल क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड linked with with एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप का सिंबल NH2, एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड linked with एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, बाई पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया जो लिखे हो आपने, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे एमिनो एसिड का पेप्टाइड एमिनो ग्रुप, दोनों आपस में जुड़ते हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, और क्या बन जाता है, प्रोटीन। समझ आ गया प्रोटीन आपका कैसे बनता है, जनरल स्ट्रक्चर आपको मैं समझा दिया, समझ लिए कि नहीं, अरे हाँ या ना। चलो अब हेडिंग डालो, बनाओ।
गया? चलो अब लिखो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये सबसे प्रोटीन क्या है, अपनी संरचना बनाता है। प्रोटीन की संरचना कई तरह की होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये 4 तरह का स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है। तो ये जो ऊपर से आप नीचे की तरफ जैसे जैसे आओगे, स्ट्रक्चर क्या है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चलेगा, जटिल, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सरल स्ट्रक्चर है, उससे थोड़ा कठिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है सब एक दूसरे से ही बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी बनता है, टर्शियरी से क्वाटरनरी बनता है कि नहीं। तो ये जैसे जैसे आप इसमें नीचे आते जाओगे, स्ट्रक्चर क्या है वैसे वैसे और कॉम्प्लेक्स होते चलेगा और हार्डन होते चलेगा, डाइजेशन उतना ही आपका कठिन होता चलेगा। ठीक है, चलो पहला हेडिंग डालो, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस शो, लिखो, दिस शो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड। दिस शो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड। लीनियर माने एक सीधी रेखा में अरेंज हो जाता है ना। यहां पर आपका कोई भी टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर नहीं है, एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ ऐसे सीधी रेखा में अरेंज होते हैं इस तरह से। स्ट्रेट प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन है ना। फिर आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लिखो, फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन into specific structure। folding of linear chain into specific structure। अब आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो कैसा था, लीनियर। अब यही लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, जब फोल्डिंग होता है तो क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है चीजें, मतलब प्राइमरी से ही आपका सेकेंडरी बन रहा है ना। फोल्डिंग होगा तो कैसे दिखेगा, 2 तरह का स्ट्रक्चर आपका बनाता है फोल्डिंग होकर के। एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स, दूसरा स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड शीट। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये दोनों बने किससे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड आपस में एक साथ लाइन से जुड़ता गया, एक सिंगल लाइन आपका बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, फोल्ड होगा। फोल्डिंग मतलब समझ रहे हो, है ना, मुड़ना घूमना फिरना। तो ये जो होगा ये बनाएगा अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड। अब ये दोनों में अंतर क्या है, अल्फा हेलिक्स में लिखो, अल्फा हेलिक्स में when chain are arranged in coil like structure, when chain are arranged in coil like structure। कॉयल देखे हो, हीटर जलाते हो, हीटर में कॉयल रहता है ना, ऐसे घुमा घुमा, हाँ कॉइलिंग। तो वो कॉयल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो कहलाएगा अल्फा हेलिक्स। समझ में आ गया, एग्जाम्पल में लिखो, अल्फा हेलिक्स के केराटिन, ये जो नाखून का आपका प्रोटीन है, आपके हेयर के प्रोटीन है, वो आपके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। केराटिन प्रोटीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्फा हेलिक्स। फिर लिखो बीटा प्लीटेड शीट। when 2 or more
when two or more chain joined together by hydrogen bond, joined together by हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो या दो से अधिक चेन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो वो बनाता है बीटा प्लीटेड शीट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसको मैं बना के दिखा रहा हूं यहीं पर, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो पहले तो क्या था, ये लीनियर, ठीक, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइल हो गया, ऐसा कॉइल तो देखे होंगे ना, कॉइल हो गया तो ये बन गया अल्फा हेलिक्स। समझ में आ गया? और जब यही स्ट्रक्चर, मतलब यही लीनियर वाला जो प्रोटीन है, ये दो से अधिक प्रोटीन, ये एक लीनियर प्रोटीन मान लिए, ये एक लीनियर प्रोटीन मान लिए, ये एक लीनियर प्रोटीन मान लिए, ऐसे ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, ऐसे जुड़ गए। ये देखो तो ये कैसा चद्दर जैसा बनेगा, शीट, शीट समझते हो ना, प्लेट, चादर जैसा, तो ये बनेगा, तो ये कहलाएगा बीटा प्लीटेड शीट। शीट समझ में आ गया? दोनों का तरीका आया कि नहीं आया? तो ये प्राइमरी से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दो तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ, अच्छा हाँ, बीटा प्लीटेड शीट सिल्क फाइबर, उदाहरण लिख लो, सिल्क साड़ी वगैरह पहनते हो ना, रेशम, तो जो रेशम का जो प्रोटीन है वो आपका बीटा प्लीटेड शीट वाला होता है। ठीक लिए? अब टर्शियरी में आ जाओ। टर्शियरी लिखो, when alpha helix, when alpha helix and beta pleated sheet when alpha helix and beta pleated sheet held together by weak interaction, वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन मतलब एक कमजोर बॉन्ड से जुड़ा रहता है, वीक इंटरेक्शन टू फॉर्म AK, वीक, WEAK है ना, WWE के माने सप्ताह वाला वीक हो जाता है। वीक इंटरेक्शन टू फॉर्म लूप्स, लूप समझते हो? लूप ऐसा गोलाकार बनाता है लूप, ये लूप है ना? तो लूप के रूप में ये एक अपना स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाया? आपके पास क्या है, बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, ये दोनों आपस में वीक इंटरेक्शन से जुड़े और जुड़ने के बाद लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? टर्शियरी। समझ में आ गया कैसे दिखेगा? अब ये दोनों मिल करके बनाएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। चलो टर्शियरी भी बना देता हूं। ये कुछ ऐसा लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दोनों इसके अंदर में मौजूद है, ये दोनों मौजूद है। क्या बना है नहीं, लेकिन ऐसे ही रहता है, कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो जटिल होते जा रहा है। चलो अब आ जाओ इसमें क्वाटरनरी। अच्छा इसके एग्जांपल लिख लो टर्शियरी के। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जो भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो, बताऊंगा अभी क्या क्या होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब, ग्लोब माने क्या होता है? ग्लोब गोलाकार है ना, सर्कल, सर्कल माने ऐसा, और ग्लोब माने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो,
तो ग्लोब जैसा जो स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन होगा वो सारे प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, है ना। अब आ जाओ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल्स भी बताऊंगा, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है ना। अभी क्वाटरनरी में आ जाओ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, मोर देन 2, ये आपस में पूरा गुथ जाते हैं साथ, तब ये बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लिखो, व्हेन मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन when more than 2 polypeptide chain join together to make quaternary structure. When more than 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड माने एमिनो एसिड का चेन को ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, या प्रोटीन चेन भी लिख सकते हो। क्या लिखे, व्हेन मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देख ली, एग्जाम्पल लिखो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आपके ब्लड का प्रोटीन है, HB, इसी का तो आप टेस्ट कराते हो कि कितने हीमोग्लोबिन की मात्रा है आपके खून में, है ना। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है। ये तीनों समझ में आया कि नहीं, तीनों नहीं, चारों, है ना। ये और कैसे बनेगा, 2 या 2 से अधिक। अब ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपके पास है, एक हो गया, दूसरा पॉलीपेप्टाइड ले लो, इसी के साथ अटैच होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यही वाला स्ट्रक्चर 2 या 2 से अधिक आपके पास एक साथ अटैच हो जाए, है ना, तो ये आपका बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। सबसे कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्सिसिटी आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आए उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो उतना सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, सेकेंडरी थोड़ा और जटिल हो गया, टर्शरी और जटिल हो गया, क्वाटरनरी और ज्यादा जटिल हो गया, है ना। ये समझ में आ गया। अब लिखो और फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन कहीं पर पूछा गया था, उसको आप लिख लो। इसमें जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है कि नहीं। बीटा प्लीटेड शीट में बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, अभी आपको लिखाया हूं मैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके ये अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पर कई सारे बॉन्ड लगते हैं, बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, इसको लिख लो। टर्शरी में जगह है आपके पास थोड़ा सा। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाई, टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाई, किस किस बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाई, लिखो, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड से मिल करके ये
आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। अब एक क्वेश्चन लिखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पूछा गया है बीएचयू में। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और चौथा है क्या आएगा? फिर कंफ्यूज कर दिए, क्यों क्यों आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन 1 है ना, और एक ने ऑल कहा यानी डी ऑप्शन, एक ने कहा ए ऑप्शन, और कोई ऐसा भी है जिसके दिमाग में कोई अदर ऑप्शन भी चल रहा हो, ये लिखा है उसके अलावा? क्या आएगा? इतना सोचोगे तो 200 क्वेश्चन कैसे टिक मारोगे 2 घंटे में? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लगाना है सीटी में। मान के चले तो आधा मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड। अब उस 30 सेकंड क्वेश्चन को बनाते बनाते बीच में मुंह पोछोगे, पानी पियोगे, हाथ पोछोगे, है ना, कई बार तो क्वेश्चन का लाइन पढ़ोगे, ऐसे ही निकल जाता है टाइम। क्या आएगा इसमें? इतना क्या सोचना है इसमें? इसमें ऑल ही आएगा। क्यों इतना सोच रहे? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर आंसर क्यों नहीं दे पा रहे थे? ऑल आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? चलो, नहीं है कंफ्यूजन कुछ इसमें? ऐसे लोग हो चुप बैठे रहते हैं। चलो, प्रोटीन क्लासिफिकेशन। प्रोटीन क्लासिफिकेशन पहला, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन शेप, आकार के आधार पर, प्रोटीन का आकार कैसा होता है उसके आधार पर पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फाइब्रस प्रोटीन। लिखो, फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर जैसा जो रहता हो, फाइबर माने धागा नुमा, है ना, तो धागा नुमा कैसे रहता है? सीधा सीधा रहेगा, है ना, स्ट्रेट वाला प्रोटीन, या इसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन हम लोग कहते हैं। लिखो इसमें, इसके फीचर क्या है? इनसॉल्यूबल इन वाटर, घुलनशील नहीं होता, इनसॉल्यूबल। इस टाइप का कुछ भी देखोगे आप, जैसे हेयर्स है, सिल्क फाइबर है, कॉटन फाइबर है, ये सब पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता आपका, है ना, तो ये घुलनशील नहीं होते, इनसॉल्यूबल इन वाटर। लिखो, मोस्टली
एनिमल प्रोटीन, ये सारे जो होते हैं एनिमल प्रोटीन ज्यादा होते हैं। इस टाइप का जो प्रोटीन होता है ये एनिमल प्रोटीन ज्यादा आपको मिलेगा। एनिमल प्रोटीन माने जिसको जीवों के द्वारा बनाया जाता है। क्या कहेंगे इसमें? सिल्क, एग्जाम्पल में सिल्क, वूल, केरेटीन, और इलास्टीन। ये कहाँ होता है? इलास्टीन प्रोटीन, ये आपके मसल का प्रोटीन, मायोग्लोबिन, इलास्टीन, ये सब मसल प्रोटीन है। तो इस तरह के ये सब क्या है आपके फाइब्रस प्रोटीन के श्रेणी में आते हैं। फिर आता है सेकंड आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन लिखो, वाटर सॉल्यूबल। ये क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। वाटर सॉल्यूबल लिख लिए। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल माने स्फेरिकल शेप का होगा। स्फीयर देखे हो, बॉल जैसा है ना, शेप का ये होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, एंजाइम्स। जितने भी आपके शरीर में एंजाइम्स पाया जाता है वो सब इसी प्रोटीन का बना रहता है। एंजाइम एंड हार्मोन्स। एंजाइम प्रोटीन है कि नहीं है? कहते हो ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये बचपन से सुनते आ रहे होगे, 10वीं क्लास पास किए तब। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन। इनका नेचर, बिहेवियर, हर चीज क्या है? प्रोटीन की तरह ही होता है। तो ये जो एंजाइम और हार्मोन है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन की श्रेणी में आता है। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, सेकंड नंबर का हेडिंग डालो, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें क्या पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? प्रोटीन में प्रोटीन ही मिलेगा, प्रोटीन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं। अब ये उसके आधार पे, ये तो शेप के आधार पे था, आकार कैसा है, ये लीनियर है, सीधा सीधा, तो ये ग्लोब जैसा होता है, स्फेरिकल बॉल जैसा। अब ये क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है? पहला लिखो, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, लिखो, प्रोटीन which yield only amino acid. Protein which yield yield, protein which yield only amino acid upon hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस आपको बताया था मैं पहले, पानी की उपस्थिति में अगर प्रोटीन को तोड़ा जाए तो सिंपल प्रोटीन से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे अभी तो लिखे हो, एमिनो एसिड। बात समझ में आ गया? आप प्रोटीन को तोड़ोगे तो केवल आपको एमिनो एसिड मिलेगा, ऐसा प्रोटीन कहलाता है सिंपल प्रोटीन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में लिख लो, एल्ब्यूमिन कहां पे पाया जाता है? कहां मिलता है ये? हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें रहता है? एग में। कहीं कहीं से चोरी छुप के एक आध आंसर निकल जाता है मुंह से, नहीं तो पता नहीं, भाग खाए देखते रहते हो क्या पढ़ा रहे हैं ना क्या। एल्ब्यूमिन। फिर लिखो ग्लूटीन, ये किसमें मिलता है? मसल में, गेहूं में। वेरी गुड, ग्लूटीन। हिस्टोन, इसके साथ डीएनए बाइंड रहता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आपके सिंपल प्रोटीन में आते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन in this protein in this protein simple protein is combined with non amino acidic substance। किसके साथ जुड़ा होता है? नॉन एमिनो एसिडिक सब्सटेंस। इन दिस प्रोटीन सिंपल प्रोटीन आर कंबाइंड विथ नॉन एमिनो एसिडिक सब्सटेंस। देखो सिंपल प्रोटीन पूरा किससे बना है? आपके एमिनो एसिड पूरा बना है ना, जिसको आप तोड़ोगे तो सिर्फ आपको एमिनो एसिड मिलेगा। अब ये जो सिंपल प्रोटीन है ये कुछ नॉन एमिनो एसिडिक सब्सटेंस भी हैं जिनके साथ अटैच रहता है, ये बन जाता है आपके कॉन्जुगेट प्रोटीन। एग्जांपल में लिखो, मेटैलोप्रोटीन। नाम से आप समझ जाओगे प्रोटीन के साथ कोई मेटल जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा है कि नहीं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? न्यूक्लियो। क्या है न्यूक्लियो? न्यूक्लियस नहीं जोड़ता, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये प्रोटीन के साथ अटैच है। फॉस्फोप्रोटीन, क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। फॉस्फेट मालूम है कि नहीं? फॉस्फेट आपका जुड़ा हुआ है। फिर आते हैं, एक आता और लिख लो, ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? क्या होता है ये ग्लाइको एसिड? क्या है ग्लाइको? अभी तो पिछले क्लास में पढ़ाया, जहां भी ग्लाइकन सब आएगा मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। नाम से समझ में आ रहा है किसके साथ क्या जुड़ा है। तो ये सब जो है ये आपका मेटल्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये फॉस्फेट है, ये ग्लाइकन्स है। तो ये सब क्या है? नॉन एमिनो एसिडिक सब्सटेंस है जो प्रोटीन के साथ आपका जुड़ा होता है, तब ये कहलाता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। समझ आ गया? फिर आता है तीसरा, डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड, ये वो प्रोटीन है जो नेचुरली नहीं बनता, प्रकृति में ये प्रोटीन बनता नहीं है, इसको बनाया जाता है लेबोरेटरी में, है ना। लिखो, नॉट फाउंड इन नेचर, नॉट फाउंड इन नेचर। फिर लिखो, दे आर ऑब्टेन्ड बाई partial hydrolysis of natural protein। ये कैसे मिलेगा आपको? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नेचुरल प्रोटीन। जो प्राकृतिक प्रोटीन आपके पास है उसको आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करना माने पानी की उपस्थिति में तोड़ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस माने पूरा नहीं तोड़ना, आधा आप तोड़ोगे, है ना। तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाता है लेबोरेटरी में। जो आपके पास सिंपल प्रोटीन है तब ये बनता है डिराइव्ड प्रोटीन। समझ में आ गया? तो ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसके कोई एग्जांपल नहीं है, इसको लेबोरेटरी में अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाया जाता है। समझ आ गया? तो ये आपको प्रोटीन के टाइप्स हो गए। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो लेबोरेटरी में बनता है? कोई एक आध बता सकते हैं? इंसुलिन का नाम सुने? शुगर वाले लोग इधर इंजेक्शन से देते हैं, है ना, वो डिराइव्ड प्रोटीन ही है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसमें इंसुलिन,
इंसुलिन बनाया जाता है, बाहर से बनाते हैं ना, इंजेक्शन मिलता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये क्या है कि जो हमारा एमिनो एसिड है वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछेगा, ज्विटर आयन ये क्या होता है, इसको समझ लो। ज्विटर आयन लिखो पहले, एन आयन, आयन माने जिसके पास चार्ज हो, जो मॉलिक्यूल जो चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं आयन। एन आयन कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, ऐसा आयन जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो, कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप। एन आयन कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, one have positive charge, one have positive charge and other have negative charge. One have positive charge, other have negative charge. समझ में आया? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें से एक में पॉजिटिव चार्ज रहे और एक में नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो हमारा जो एमिनो एसिड है उसके पास दो फंक्शनल ग्रुप था। कैसे दो फंक्शनल ग्रुप है? ये COOH एक फंक्शनल ग्रुप हुआ, NH2 दूसरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, है ना। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल बनाते हैं। कैसे चार्ज? तो इसमें का जो NH है ना, और इसमें का जो H है, ये H जो है, यहां से जो H है ये इसके पास आ जाता है। अब आपके पास कैसा मिलेगा, RCH माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इसने H प्लस आयन डोनेट कर दिया, पानी में डिसॉल्व हुआ तो H प्लस आयन लिबरेट कर दिया। अब उस H प्लस को इसने एक्सेप्ट किया, NH3 बन गया प्लस। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां से H प्लस निकला, ये H प्लस को इसने एक्सेप्ट किया, H2 से बन गया H3 और पॉजिटिव चार्ज आ गया एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन आने की वजह से। यहां से H निकला, भाई जो न्यूट्रल है, कोई चीज न्यूट्रल है उसमें से आप पॉजिटिव चीज को निकालोगे तो बचेगा क्या, नेगेटिव बचेगा ना। वापस इसमें H ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा H प्लस, है ना। इस तरह से जो आयन बनेगा ये कहलाता है ज्विटर आयन। आप यही लिखे हो, है ना। कोई सब्सटेंस है जिसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हो, एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। समझ आया कि नहीं आया? बना डालो इस स्ट्रक्चर को। हो गया? चलो नेक्स्ट है, एक और प्रॉपर्टी होता है इसके पास, डीनेचुरेशन। प्रोटीन की एक प्रकृति होती है डीनेचुरेशन। ये भी कई बार आपको क्वेश्चन में पूछता है कि जब प्रोटीन को आप ज्यादा हीट करे या उसको ज्यादा एसिडिक चीज आपने दिया तो प्रोटीन क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर को खो देता है। जो वास्तविक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है या मॉडिफाइड हो जाता है। इस प्रकृति को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। समझ में आ गया? लिखो, प्रोटीन स्ट्रक्चर get deformed
प्रोटीन स्ट्रक्चर गेट deformed from normal shape. प्रोटीन स्ट्रक्चर गेट डिफॉर्म्ड फ्रॉम नॉर्मल शेप, जो उसका नॉर्मल शेप रहता है उससे क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, है ना। प्रोटीन स्ट्रक्चर गेट डिफॉर्म्ड फ्रॉम नॉर्मल शेप ड्यू टू breakage of hydrogen bond, due to breakage of hydrogen bond. इसको अंडरलाइन करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को। डीनेचुरेशन की प्रक्रिया में क्या होगा, जब प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। ये कहलाता है डीनेचुरेशन। और ये क्यों होता है, रीजन क्या कारण है, लिखो। ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग दो चीजों से होगा, आप इसको हीट करोगे और दूसरा चीज है एसिड ट्रीटमेंट। बहुत ज्यादा हीट कोई चीज को करोगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। अंडा को उबालते हो, उबालने के बाद अंडा कैसा हो गया, कंपैक्ट हो जाता है, नहीं है ना। तो वही तो डिफॉर्मेशन, जब प्रोटीन है तो तरल था, जब आपने ओवर हीटिंग किया तो वो डिफॉर्म्ड हो गया। दाल भी ऐसा ही है, दाल का गलना, ये सब डिफॉर्मेशन है कि नहीं। फिर इसमें एक और प्रक्रिया होती है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मतलब वापस अपने शेप में आ जाना। जब नॉर्मल टेम्परेचर उसको मिलता है तो फिर से अपने शेप में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। पहले आपने डिफॉर्म्ड किया, तोड़ मरोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को, फिर जब उसको नॉर्मल कंडीशन मिलता है तो फिर से रीनेचुरेशन हो जाता है। रीनेचुरेशन मतलब अपनी कंडीशन में वापस आना। आप चाहो तो लिख लो। तो ये किस किस कारण से होता है, ये डीनेचुरेशन, हीटिंग और एसिड ट्रीटमेंट। इसीलिए बोलते हैं दाल में नींबू निचोड़ के नहीं खाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन होता है ये डाइजेशन खराब करता है। डाइजेशन खराब, प्रोटीन अगर डीनेचर्ड हो गया, ज्यादा गरम गरम प्रोटीन वाली चीजें खाए आप, तो वो डीनेचर्ड में ही आप खा गए, है ना। तो वो क्या है, डाइजेशन, ह्यूमन बॉडी में उसका डाइजेशन बहुत वीकली होता है ना। रीनेचर्ड प्रोटीन मतलब जो डीनेचुरेशन था वो वापस रीनेचर, नेचर मतलब समझते प्रकृति, डीनेचुरेशन मतलब अपनी प्राकृतिक अवस्था से वो बिगड़ जाना, रीनेचुरेशन मतलब अपने प्राकृतिक अवस्था में दोबारा आ जाना, है कि नहीं। ये दोनों प्रक्रिया इसमें होता है प्रोटीन में, समझ आ गया। तो दो कारणों से होगा, हीटिंग और एसिड से, है ना। चलो अब लिखो फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, फंक्शन यही लिख लो। फंक्शन, लिखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, क्या समझ में आया। बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उसको एक रूप देने का काम ये करता है ना। स्ट्रक्चर, सेल का जो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है वो निर्माण में ये मदद करता है। दूसरा लिखो, एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट। एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, सुने हो, उत्प्रेरक। हाँ, क्या करता है उत्प्रेरक, क्या चीज के, केमिकल रिएक्शन को बढ़ाना है ना। केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर कोई रिएक्शन, यानी कोई जैसे प्रोटीन है एमिनो एसिड में टूट रहा है, 5 मिनट में टूट रहा है, अगर उसके पास उत्प्रेरक हो तो 5 की जगह 2 मिनट में ही टूट जाएगा, है ना।
और टाइम को कम कर देता है किसी चीज को तोड़ने में, ये कहलाता है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। तो हमारे पास जो बायो कैटेलिस्ट होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम को ही बायो कैटेलिस्ट कहा जाता है। तो प्रोटीन क्या है? एंजाइम की तरह बिहेव करता है। कहते हो ना ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ऐसा ही है। ये उत्प्रेरक का काम करेगा। अगला आ जाओ, एक्ट एज ए कैरियर। एक्ट एज ए कैरियर। कैरियर माने वाहक, ले जाने वाला चीज है ना। हमारे शरीर में कुछ विटामिन है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसको पकड़ के एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने का भी काम प्रोटीन करता है। हो गया। फिर लिखो ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर का भी काम प्रोटीन से होता है। अगर आपके मसल ब्रेक हो गए, आपको चोट लग गया, वो जगह डैमेज हो गया, वापस फिर से बन जाता है वैसी, है ना। तो ये सब काम आपका प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप अपना रिपेयरमेंट नहीं कर पाओगे। हेयर कटिंग कराए, बाल फिर से उग गया, ये भी रिपेयर है ना। आपको कहीं पे चोटें लगी, आपका मसल ब्रेक हो गया, उसको भी क्या करेगा? रिपेयर कर लेगा, है ना। तो ये सारा रिपेयर का काम आपका प्रोटीन करता है। फिर लिखो हार्मोन। एक्ट एज ए हार्मोन। हार्मोन भी एक तरह से प्रोटीन ही है, तो हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है। हार्मोन होता है ना बहुत सारे शरीर में, अच्छा महसूस करने वाला हार्मोन, डरने वाला हार्मोन, बुरा महसूस करने वाला हार्मोन, हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन। ये बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर के अंदर में होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ये सब हो गया आपके प्रोटीन का फंक्शन। ठीक है, चलो अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। इतना में यहीं तक था आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ोगे? लिपिड, है ना। एक तो चीज बचा है लिपिड, उसके बाद फिर पढ़ेंगे एंजाइम, है ना। दो चीजें हैं आपके पास। चलो।